अंकिता विश्वास जी, भूपेंद्र कोटवाल हमारे पुराने साथी हैं, यूपी के मित्र हैं हमारे, उपस्थित सभी साथियों। दोस्तों, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, किशोर जी ने जब अपनी बात शुरू की तो उन्होंने कहा बड़ा हर्ष का विषय है कि हम, तो ये हर्ष का विषय नहीं है। अगर आज अपने देश में अपने राज्य की कानून व्यवस्था के लिए मुझे बात करनी पड़ती है, उसके बारे में चिंता व्यक्त करनी पड़ती है, तो ये हर्ष का विषय नहीं हो सकता। टैगोर और बंकिम दास की जन्मभूमि, जिसने पूरे विश्व में अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपने एक विशिष्ट रूप की पहचान बनाई थी, अगर आज उसकी हमें चिंता करनी पड़ती है तो ये गर्व का विषय नहीं हो सकता। सुजलाम सुफलाम गाते हुए जिस धरती को हम नमन करते हैं, दुर्भाग्य से आज उस धरती के बारे में हमें बात करनी पड़ रही है। भारती जी आईपीएस नहीं है, वो ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर पे मुझसे अच्छा बोलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते, और हम सब भी एक भारतीय होने के नाते सोचें, जिस तरह से बंगाल में एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हिंदू समाज पर अत्याचार होते हैं, माताओं बहनों के साथ बलात्कार होते हैं, उनको मार दिया जाता है, घर लूट दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, उसके बावजूद वहां का प्रशासन आंख बंद मूंद कर देखता है और इस बात की गुंडों को शह देता है कि जाओ, तुम्हें छूट दी जाती है। तो उसे कब तक और कितने तक बर्दाश्त करना? 35 करोड़ देवी देवताओं को पूजने वाला ये भारतवर्ष, ये हमारा समाज, अगर मां दुर्गा की यात्रा नहीं निकाल सकता, वहां उसका गुणगान नहीं कर सकता, तो कब तक उसको बर्दाश्त करना? क्यों एक राजनीतिक वोट बैंक के लिए इतनी बड़ी मात्रा में जो बहुसंख्यक समाज वहां रहता है, हमारा सनातन, हमारा हिंदू समाज जो रहता है, उस पर अत्याचार सरकारी तंत्र द्वारा किया जाता है, उसके बावजूद भी हम झेलते हैं, तो आखिर कब तक? और ये स्थिति आती क्यों है? ये स्थिति इसलिए आती है कि हम जब अलग अलग विचार से अलग अलग धाराओं में चलेंगे, तो सामने बैठा हुआ वो एक तंत्र जो एक जैसी भाषा बोलता है, एक जैसे विचार रखता है और मुट्ठी बंद करके चलता है, वो हम सब पर हैवी होने की कोशिश करता है। ये नारा किस संदर्भ में आया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि यूपी के मुख्यमंत्री ने जो नारा दिया, तो पश्चिम बंगाल के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि बटेंगे तो कटेंगे, और वहां हो रहा है। और इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है, उसका मतलब समझना चाहिए। उसका मतलब समझना चाहिए, और इसको बड़े व्यापक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। अगर भारतवर्ष एक है, इसमें मैं सबके लिए कह रहा हूं, भारतवर्ष अगर एक है, पूरा का पूरा मुट्ठी बंद है, तो फिर किसी बांग्लादेश की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे इस्कॉन मंदिर के धर्मगुरु को उठा के जेल में डाले। लेकिन यहां पर जो राजनीतिक खिलाड़ी रहते हैं, अपना पेट भरने के लिए और अपने एक बार बार जिस वर्ग विशेष की मैं बात कर रहा हूं, उन वोटों की तुष्टि करने के लिए जिस तरह से आचरण करते हैं, वो सोचने वाला है। अगर आज दिल्ली में बैठकर हम बंगाल की चिंता कर रहे हैं या हम बांग्लादेश में चर्चा कर रहे हैं, तो वो स्थिति क्यों आई है? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू समाज तो दयालु है, सहिष्णु है, क्षमा करने वाला है, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आज इस युवा शक्ति को मैं कहना चाहता हूं,
अन्याय होते हुए देखना या उसे बर्दाश्त करना, ये शौर्य का परिचायक नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अन्याय देखता है, अन्याय सहता है और ये सोच के चुप रहता है कि मेरे घर पर कुछ नहीं होगा, तो समझ लीजिए कि अगली बार उसका घर जलने वाला है। और ये भाव जब तक मन में नहीं आएगा कि ये हम जाति से नहीं उठेंगे, हम वर्ग से नहीं उठेंगे, हम वेशभूषा से ऊपर नहीं उठेंगे और अपने मन में एक बात नहीं रखेंगे कि हम एक हैं। हमारी जाति अलग हो सकती है, हमारा रंग अलग हो सकता है, हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन हम सब हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारत मेरा देश है। जब जिस दिन ये भाव मन में आ जाएगा, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी तरफ या आपके भाई, आपकी बहनों की तरफ आंख उठा के देख पाए। इसकी हिम्मत है। मैं बांग्लादेश पे, बंगाल की स्थिति पे या मिदनापुर या मालदा या बांकुरा या पुरुलिया, इन सब पे बात कर सकता हूं, 1-1.5 घंटा बोल सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ग्रुप यहां बैठा है, मुझे पता है उसको क्या सुनना है। हम सब ये चीजें टीवी पे देखते हैं, पढ़ते हैं, हमें मालूम है, लेकिन क्या पढ़ना और देखने के बाद हम उसका चिंतन करते हैं? इसलिए मैंने कहा कि मुझे भाषण नहीं देना है। हम लोग ये सोच के चुप रहते हैं कि मिदनापुर में जो हो रहा है उससे मुझे क्या लेना देना है। मैं तो कलकत्ता में रहता हूं, मेरा घर तो उससे बहुत दूर है, आपका घर दूर नहीं है। अगर आप उस तपिश को महसूस नहीं कर रहे हैं, उस आग को महसूस नहीं कर रहे, तो समझ लीजिए कि अगला घर आपका होगा। क्यों उनकी हिम्मत हो जाती है कि मां दुर्गा की मूर्ति को पत्थर कर देते हैं? क्यों उनकी हिम्मत हो जाती है कि जागरण दिल्ली जैसे शहर में अभी हुआ पीछे हिंदू अपार्टमेंट में 25 सालों से जागरण होता है मां दुर्गा का। इस साल होने लगा तो टीएमसी के सांसद, क्योंकि उनका फ्लैट वहां सामने था, उन्होंने रात को रुकवा दिया, रात भर टसल चलती रही। अगले दिन सुबह हमें पता चला, हमने कहा अगले संडे हम फिर करेंगे। मैं खुद वहां गया और जितनी आवाज करनी चाहिए तो उससे 4 गुना ज्यादा आवाज में किया और पूरी रात जागरण किया, बंद करो। पश्चिम बंगाल को आज अंधेरे कुएं में धकेलने का काम किसी ने किया तो वहां के राजतंत्र ने किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक वोट बैंक जो हमें वोट देता है, वो एक मुश्त होकर वोट डालता है, एक मुश्त होकर। हम एक मुश्त होकर कभी ताकत बनते ही नहीं, और जब बनते हैं तो उसका परिणाम महाराष्ट्र जैसा आता है जो इस चुनाव में आया। क्या कारण है? आप कभी भी खाइए, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, नहीं तो उनको दिल्ली का एक उदाहरण देता हूं। वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए, जो मिडिल क्लास वोटर है या जो ऐसा वोटर है जो कोठियों में रहता है, हमारी वोटिंग परसेंटेज 25 से 35, 37, 40% रहती है। लेकिन उनका क्लस्टर देख लीजिए, चाहे ओखला उठाइए, चाहे मटियागढ़ उठाइए, चाहे बल्लीग्राम उठाइए, चाहे सीलमपुर उठाइए, चाहे मुस्तफाबाद उठाइए, कोई से भी असेंबली उठा लीजिए, क्यों 70 to 80% जाता है? इसलिए जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि हम ज्यादा मात्रा में वोट डालेंगे तो अपने हक का, अपने क्या कहेंगे, अपने मजीद का एक आदमी चुन के लाएंगे जो हमारे हिसाब से हमारे काम करेगा। लेकिन हम लोग इसलिए सोचते हैं कि नहीं है, अगर इलेक्शन खुदा न खास्ता फ्राइडे को आ गया तो हम सोचते हैं सैटरडे संडे हॉलीडे है, कैसे मनाली या मसूरी जाएगा। हमारी प्रेफरेंस वो होती है। और मैं वोटों की बात इसलिए कर रहा हूं कि 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है, और दिल्ली में जो सरकार है वो बंगाल से अछूती नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी, दिल्ली में जितने मौलवी या जितने मौलाना, उनको सरकारी तंत्र से तनख्वाह दी जाती है महीने की, किसी पुजारी को नहीं दी जाती। क्योंकि हमारे समाज में भी हमारे धर्म के कुछ लोग वेश बदल के काम नहीं कर करते, गुणगान नहीं कर करते। मैं दावे के
साथ कहता हूं, कई बार टीवी चैनल पे भी बोला मैंने, 10 साल में एक काम नहीं बता सकते दिल्ली की सरकार। लेकिन 1 या 2 दिन में मैं आपके सामने कुछ जानकारी लाऊंगा। मीडिया अखबार पढ़ते हैं नहीं, मुझे नहीं पता पढ़ते हैं नहीं पढ़ते तो पढ़ने की आदत डालिए। दिल्ली जैसे शहर में पिछले 10 सालों में नकली आधार कार्ड बनाए गए, नकली एससी सर्टिफिकेट बनाए गए और उन सर्टिफिकेट के ब्याह पर सरकारी नौकरी भी ले ली गई। ऐसे उदाहरण लेकर आने वाला हूं। क्यों? क्योंकि तंत्र ऐसा है कि उनको पता है कि हम क्या कर सकते हैं। अब उस तंत्र को ठीक करना है तो फिर इस ताकत को एक साथ आना पड़ेगा। बांग्लादेश के दृश्य, मतलब मैं तो हैरान हूं। बंगाल का जो वर्जन है बांग्लादेश में उससे भी ज्यादा भयानक है। इस सड़कों पर लिटा के मारा जा रहा है, घर घर से औरतों को खींचा जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस पश्चिम बंगाल को बनाने के लिए तो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल जा रहा था पाकिस्तान में, कैसे सरदार पटेल ने उसको रोका, कैसे सरदार पटेल ने मेहनत की, कैसे उस समय हमारे देश के जो कर्णधार थे, क्योंकि बंगाल की संस्कृति तो बड़ी रिच कल्चर है हमारा, तो वो कल्चर है जिसमें पूरे भारत को गर्व है। लेकिन उस कल्चर को दूषित करने का काम किया जाए तो ठीक है। अभी जैसे अरुण भाई कह रहे थे कि जहां युवा चलता है पूरा देश चलता है, लेकिन युवा चलेगा कैसे? युवा को भी अपना लक्ष्य तो साधना होगा। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को एक बात कही लाल किले से, और ये बात उन्होंने अभी 5 दिन पहले भी सुनाई थी। किसी को याद है? 1 लाख युवा जिनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हो, वो आगे आए और राजनीति में अपना कैरियर बनाए। तो ये जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है कि आने वाली जो तनवाई है, जिस विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं, उस विकसित भारत की कमान तो आपके हाथ में रहने वाली है। 2047 तक हम कहां होंगे हमें नहीं पता, लेकिन 2047 आपके हाथों में सुरक्षित रहे, उसके लिए जरूरी है कि हमें उस विधा को भी समझना चाहिए जिससे देश सुरक्षित रह सकता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। उस दिन प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को लेकर बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। अब जो स्वामी विवेकानंद ने बंगाल देखा था, जहां जिस बंगाल की कल्पना या जिस भारत की कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी, क्या वो है? आज बंगाल में चारों तरफ लहू और खून और ये सब दिखाई देता है। और वो भी तब जबकि वहां की मुख्यमंत्री महिला है, जबकि महिला तो करुणा का रूप मानी जाती है। लेकिन अपने देश को बचाने के लिए, अपने बंगाल को बचाने के लिए हम लोगों को बहुत काम करने की जरूरत है। एक गैजेट्स ने हम लोगों को इतना, कई बार मुझे लगता है, आलसी बना दिया है कि इमीडिएट हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हम गैजेट चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे क्वालिटी खत्म हो रही है। रीडिंग ज्यादा डालिए मेरे दोस्तों, रीडिंग बहुत मस्त है। लाइफ में अगर कुछ बनना है तो रीडिंग ज्यादा डालिए। 1 घंटा कम से कम दिन में पढ़िए जो आप पढ़ना चाहते हैं। आज आप कॉलेज में हैं, आपको टीचर कुछ बात कहते होंगे, आपको कभी बुरा भी लगता होगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अपने टीचर्स की बात को ध्यान से सुनिए। कौन कौन कॉलेज में हाथ खड़ा करें? और सब हाईली क्वालिफाइड होंगे, ऐसा मैं मान ही रहा हूं। जब कॉलेज में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम सब ने एबीसीडी पढ़ी है। एबीसीडी में कितने अल्फाबेट्स हैं? 2 से बड़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूं हर चीज को ध्यान से सुनना है। एबीसीडी में 4 अल्फाबेट्स होते हैं, A to Z में 26 होते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग जल्दी करते हैं, और जल्दी करते हैं तो गलती करते हैं। लाइफ में, इसलिए मैंने कहा था अपनी लाइफ को हमें ठीक करना है, और उसके लिए थॉट्स क्लियर चाहिए। और जिस हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं या जिस राष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए अपने माइंड में अपना थॉट क्लियर रखिए कि ये जो मेरा समाज है, ये जो सनातन है, या जिस संस्कृति, जिस कल्चर में मैं पैदा हूं, या जिस धर्म को मैं मानता हूं, या जिस
पूजा पाठ पद्धति को मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से सिखाया है, उसको आगे बढ़ाना, उसकी रक्षा करना मेरा परम दायित्व है। इस दायित्व के लिए मुझे कहीं भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ता, समझौता नहीं करता। और ये लड़ाई सांस्कृतिक रूप से भी होगी, बौद्धिक रूप से भी होगी और वोटों के रूप में भी, और वोटों की लड़ाई को भी हमें जीतना है। क्योंकि लोकतंत्र में जीत उसकी होती है जिसके पक्ष में वोट होते हैं, और वोट पड़ेंगे संख्या से, और संख्या तब बढ़ेगी जब आप बढ़ाना चाहेंगे, जब आप यूनाइटेड होंगे, एक होंगे। बिखरे रहेंगे तो फिर गजनबी हो या बाबर हो, ये सब ग्रुप बदल बदल कर आएंगे, नाम बदल बदल कर आएंगे। और आज समाज में आप देखते हैं ऐसे 1, 2, 10 उदाहरण दे सकता हूं, जो हाथ में कलावा बांध के आते हैं और हमारी बहन बेटी को फुसलाते हैं और लेके चले जाते हैं, और बाद में उनका शब्द हमें बैग में पड़ा हुआ मिलता है। ये उसी का बर्तन है, ये उसी का बर्तन है। अपने समाज को, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को और अपने परिवार, जब मैं अपना परिवार कह रहा हूं तो अपने माता पिता भाई बहन के अलावा ये सब मेरे परिवार का हिस्सा है, ये बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की ये लाइन हम सबको आत्मसात करनी ही चाहिए। एक है,